फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक 3 ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो टॉपिक 3 क्या है? स्टेट ऑफ मेजर इकोनॉमिक सेक्टर। तो अभी हम मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स के स्टेट देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, इट विल बी ऑन। ओके, सो जो इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन है उसे कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, सो एन इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म। और कौन से बेसिस में इन्हें क्लासिफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी इज इक्वल टू 3 सेक्टर्स अभी हमने पढ़ा है। सो नाउ लेट्स सी each one of them one by one. So the first sector is primary sector, produces goods by using natural resources. तो जो primary sector होता है उसमें जो goods produce होता है that is made produced using natural resources. Okay, next point is includes agriculture, fisheries, animal husbandry, poultry, mining. So these are the activities done in primary sector. Okay, so it is also known as agriculture sector. Okay, so now the second sector is secondary sector and it is related to industry. Okay, so first point is converts raw materials into finished goods. तो इस सेक्टर में क्या होता है? जो raw materials होता है उसे finished goods में convert किया जाता है using materials from primary sector. और कहाँ से materials use किए जाते हैं? From primary sector. Okay, includes फैक्ट्रीज, मिल्स एक्सेट्रा। और इसमें ये फैक्ट्रीज इंक्लूड करता है, मिल्स इंक्लूड करता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ब्रिटिश। सो ये अंडर डेवलप्ड क्यों था? बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ओके, so now let's see the third sector, that is tertiary sector. So first point is supports primary and secondary sector. तो ये जो tertiary sector होता है ये related to service है. Okay, and it supports primary and secondary sector. Okay, includes transport, banking, insurance, trade. तो ये क्या क्या include करता है? क्या क्या activities? Transport, banking, insurance, trade. Also called service sector, और इसे हम service sector भी कहते हैं. Okay, so therefore all 3 sectors, सारे तीनों sectors were interlinked है but underdeveloped due to under British rule. तो ये जो 3 sectors है ये interlinked थे लेकिन underdeveloped थे। कब? अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है स्टेट ऑफ मेजर इकोनॉमिक सेक्टर, इसके अंडर 6 सब टॉपिक्स आते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू ओनली वन, दैट इज स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे। ओके, तो ना एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर में स्टेग्नेशन मतलब डेवलप ना होना, रुक जाना, ग्रोथ रुक जाना। ठीक है, सो स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेन एक्टिविटी फॉर 70 to 75% पीपल। तो जो एग्रीकल्चर था वो मेन एक्टिविटी था for 70 to 75% of people. Okay, next point is very low productivity. जो productivity था वो बहुत low था। ठीक है, उसके बाद so next point is only 58.7% of national income. तो ये जो एग्रीकल्चर था ये नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूट करता था? 58.7%. नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्टली ग्रोन फॉर सेल्फ यूज, और तब ज़्यादातर सेल्फ यूज के लिए ग्रो किया जाता था। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो मेन क्रॉप्स राइस, व्हीट। मेन क्रॉप्स क्या क्या थे? राइस, व्हीट। कैश क्रॉप्स क्या थे? कॉटन, ऑयल सीड्स, ओनली फॉर ओन यूज। ओके, नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ स्टेग्नेशन। अभी हम देखते हैं स्टेग्नेशन के कॉजेस के बारे में। सो फर्स्ट इज जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन। सो टेनेंट्स हैड नो राइट्स, टेनेंट्स के पास कोई राइट्स नहीं था। पेड हाई रेंट्स, और उनको बहुत हाई रेंट्स पे करना पड़ता था। तो नेक्स्ट पॉइंट इज आउटडेटेड टेक्निक्स, और आउटडेटेड टेक्निक्स था जैसे कि नो इरिगेशन, नो मशीनरी, नो फर्टिलाइजर्स। सो दीज आर द 2 causes of stagnation. ठीक है, So next cause is low productivity. So only 508 lakh tons food grains in
1947 to 48 versus demand of 3,305 lakh tons. So let's see the next point. Wheat 660 kg per hectare was just 660 kg in 1947 versus 3,500 kg now. Rice 110 kg per hectare versus 2,800 kg today. So देखिए कितना सारा डिफरेंस है. So let's see the fourth cause, that is forced commercialization. Forced commercialization हुआ था. First point, British forced farmers to grow indigo for dyeing. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया इंडिगो ग्रो करने के लिए. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स. फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में शिफ्ट करने के लिए फोर्स किया गया बाय द ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. पांचवा कॉज है हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. सो लेट्स सी. नो इरिगेशन, एग्रीकल्चर हाईली वर्नरेबल. नाउ सिक्स्थ कॉज इज लैंडलॉर्ड टेनेंट सिस्टम. तो जो लैंडलॉर्ड टेनेंट सिस्टम था वो फिफ्थ कॉज है स्टेग्नेशन का. सो लेट्स सी. लैंड ओनर्स ओनली वांटेड रेंट्स नॉट ग्रोथ. तो जो लैंड ओनर्स थे उनको सिर्फ रेंट चाहिए था, ना कि ग्रोथ. ओके. सो नाउ लेट्स सी. सेवेंथ cause is lack of resources. Small farmers, no money, no tools, no motivation, no investment. तो सातवां cause क्या था for stagnation? Lack of resources. जो फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स, उनके पास ना तो मनी था, ना तो टूल्स था और ना ही मोटिवेशन था फॉर टू इन्वेस्ट. अभी हम कंसिक्वेंसेस देखते हैं. फार्मर्स रिड्यूस्ड टू लैंडलेस लेबरर्स. तो जो फार्मर्स थे वो लैंडलेस लेबरर्स बन गए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स टू ग्रो कॉमर्शियल क्रॉप्स. तो उन्हें कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स किया गया इंस्टेड ऑफ फूड. ठीक है. सो लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक. एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड, स्टेगनेंट एंड नो इन्वेस्टमेंट. तो एग्रीकल्चर कैसा था? ओवर क्राउडेड था, स्टेगनेंट था एंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था. येस, इट रिमेन्ड द बैकबोन ऑफ लाइवलीहुड, ऑफ इंडियन लाइवलीहुड. तो एग्रीकल्चर फिर भी इंडिया के लाइवलीहुड का एक बैकबोन रहा. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक, ऑल्सो द एंड ऑफ दिस वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, दैट विल बी स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंडीशन कैसा था हम उस वीडियो में पढ़ेंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम सब टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर करने वाले हैं ऑफ टॉपिक नंबर 3, दैट इज स्टेट ऑफ मेजर इकोनॉमिक सेक्टर. सो लेट्स स्टार्ट. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था? सो first of all, let's see the features. India lacked a strong industrial base under British rule. तो India lacked strong industrial base किसके अंडर? British rule के अंडर. और second point is traditional handicraft industries decline. तो जो traditional handicraft industries थे वो decline हो गए. Next point is handicrafts. तो अभी हम देखते हैं handicrafts मतलब क्या है. Goods made by hand, गुड्स मेड बाय हैंड, हाथों से बनाए हुए चीज़ें विदाउट मशीन्स, विदाउट द यूज़ ऑफ मशीन्स. ठीक है. सो सबसे पहले देखते हैं हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में. तो फर्स्ट पॉइंट इज डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब लाइक इट इज ऑपोजिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश टू. सो ब्रिटिशर्स का पॉलिसीज देखते हैं हम. फर्स्ट इज मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो उनका जो पॉलिसी था उसका एम क्या था? इंडिया को रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बनाने के लिए और टर्न इंडिया इनटू मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स. और इसको इंडिया को एक मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर ब्रिटिश गुड्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. मेन रीजंस. तो हैंडीक्राफ्ट्स का डीके होने के पीछे मेन रीजंस क्या थे? चलो पढ़ते हैं. फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. एक्सपोर्ट टैक्स हैवीली, ब्रिटिश इम्पोर्ट्स टैक्स फ्री. तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या था ब्रिटिशर्स के टाइम पे? जब एक्सपोर्ट्स होता था उस पर हैवी टैक्स लगाया जाता था और जब ब्रिटिशर्स इम्पोर्ट्स करते थे वो लेकिन टैक्स फ्री था. ठीक है. एंड ऑफ रॉयल
पैट्रोनेज, तो रॉयल पैट्रोनेज का एंड हो गया। प्रिंसली कोर्ट्स वेनिश, तो जो प्रिंसली कोर्ट्स थे वो वेनिश हो गए और जिसकी वजह से आर्टिशंस लॉस्ट सपोर्ट। ओके, तो नेक्स्ट इज मशीन मेड कंपटीशन। फिर मशीन मेड कंपटीशन को फेस करना पड़ा इंडिया को बिकॉज चीपर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन से जो चीपर गुड्स थे उन गुड्स ने रिप्लेस कर दिया इंडियन क्राफ्ट को। ठीक है, उसके बाद चेंज इन टेस्ट, टेस्ट पे भी चेंज आ गया। नाउ इंडियंस प्रेफर्ड ब्रिटिश गुड्स, और अभी इंडियंस क्या प्रेफर करते हैं? ब्रिटिश गुड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रेलवेज एंड मार्केटिंग। रेलवेज और मार्केटिंग ने कैसे ब्रिटिश को हेल्प किया? हेल्प स्प्रेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश का जो प्रोडक्ट्स है उसको स्प्रेड करने में हेल्प किया ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कंसिक्वेंसेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन। सो हैंडीक्राफ्ट के डिक्लाइन की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेस आए, जैसे कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ इनकम, फिर कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद मॉडर्न इंडस्ट्रीज वेरी फ्यू, तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थे वो वेरी फ्यू थे, बहुत ही कम थे। डेवलप्ड ओनली इन द 19th सेंचुरी, वो कब डेवलप्ड हुए? इन द लेट 19th सेंचुरी। कॉटन, जूट, आयरन, शुगर एक्सेट्रा। ठीक है, सेटअप फॉर ब्रिटिश प्रॉफिट, और ये जो गुड्स थे ये सारे ब्रिटिश के प्रॉफिट्स के लिए सेटअप किए गए थे, नॉट इंडियन ग्रोथ, इंडियन ग्रोथ के लिए नहीं। सो नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। लैक ऑफ व्हाट? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, नो टूल्स और मशीन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ओनली वन मेजर यूनिट, एक मेजर यूनिट, टिस्को 1907। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, जो कि आया था 1907 में। इंडिया स्टेड डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर हैवी गुड्स, तो जो इंडिया था वो ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहा फॉर हैवी गुड्स। ठीक है, फिर नंबर 5 लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल था। सो लेट्स सी, ओनली फोकस्ड ऑन, सिर्फ फोकस करता था रेलवेज, पोर्ट्स, पावर, कम्युनिकेशन, नो सीरियस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, और कोई भी सीरियस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। नंबर 6 इज लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का लो कंट्रीब्यूशन था। देखो ओनली 14.3% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड, जस्ट 10% टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो नाउ लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। अंडर ब्रिटिश रूल इंडियन इंडस्ट्री कोलैप्स्ड, तो जो इंडियन इंडस्ट्री था वो ब्रिटिश रूल के अंडर कोलैप्स हो गया। सो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स डिस्ट्रॉयड, तो जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। मॉडर्न इंडस्ट्री इग्नोर्ड, और मॉडर्न इंडस्ट्री को इग्नोर किया गया। इंडिया बिकेम जस्ट अ रॉ मटेरियल सप्लायर, इंडिया क्या बन गया? सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई बन गया एंड अ मार्केट फॉर ब्रिटेन प्रोडक्ट्स। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, ऑल्सो द एंड ऑफ दिस सब टॉपिक दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम, और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू द टॉपिक नंबर 3, स्टेट ऑफ मेजर इकोनॉमिक सेक्टर का सब टॉपिक नंबर 3, दैट इज फॉरेन ट्रेड। कब? at the time of independence. Okay, so let's start. India's foreign trade was shaped to serve British interests. तो जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसे ऐसा शेप किया गया वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करे। ठीक है, सो लेट्स सी द मेन फीचर्स। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, तो जो इंडियन फॉरेन ट्रेड था वो एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो, रोज सिल्क, वूल, और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। पर इम्पोर्टर किस चीज़ का था? फिनिश्ड गुड्स का, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ्स, मशीनरी। ठीक है, उसके बाद रीज़न देखते हैं। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ बाय ब्रिटिश। तो ऐसा फॉरेन ट्रेड होने का रीज़न क्या था? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़, जो किस चीज़ पर? प्रोडक्शन पर, ट्रेड पर और टैरिफ्स पर। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल। सो ब्रिटिश हैड फुल कंट्रोल ओवर इंडियाज ट्रेड। तो जो ब्रिटिश थे उनका इंडिया का जो ट्रेड था उस पर पूरा कंट्रोल था। 50% ट्रेड विद ब्रिटेन, और इंडिया का जो 50% ट्रेड था वो किसके साथ था? विद ब्रिटेन। स्विस कैनल 1869 रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बूस्टेड ब्रिटिश ट्रेड। तो जो स्विस कैनल था
उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया और बूस्टेड ब्रिटिश ट्रेड। ओके, सो नाउ लेट्स सी नंबर 3, एक्सपोर्टेड सरप्लस बट नो ग्रोथ। तो इंडिया जो था उसने एक्सपोर्ट किया, सरप्लस एक्सपोर्ट किया, पर ग्रोथ नहीं था। एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट जो था वो इम्पोर्ट से ग्रेटर था, जिसके वजह से सरप्लस ट्रेड हो रहा था। ठीक है, वाई नो डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा था? सरप्लस यूज फॉर, जो सरप्लस था वो किस लिए यूज़ किया जाता था? इम्पोर्ट सर्विसेज, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इनकम पेमेंट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट टू ब्रिटिश फार्म्स। नेक्स्ट, करेंट ट्रांसफर। तो अभी हम देखते हैं ऑल दीज कॉल्ड होम चार्जेस, और इन सबको क्या कहा जाता था? होम चार्जेस। ठीक है, दादाभाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो जो दादाभाई नौरोजी थे उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें डाटा दिया हुआ है इन ईयर्स का, जो कि आप एक बार देख सकते हैं। सो अभी हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। इंडिया ट्रेड, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। तो इंडिया का जो ट्रेड था वो किस प्रकार का था? वो सप्लायर था रॉ मटेरियल का और मार्केट था ब्रिटिश गुड्स के लिए। ह्यूज इकोनॉमिक ड्रेन, और बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रेन हुआ। नो बेनिफिट टू इंडिया, और इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा। So with this we come to an end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another subtopic. Till then, take care. Bye bye. Hello friends, welcome back to my channel. I am Zaina Tasneem, and today we are going to start subtopic number 4 of the topic number 3, that is infrastructure. So let's first see what is the definition. Facilities and services useful for economic and social development. Example, transport, power, irrigation. तो जो facilities, services useful होते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए, उन चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, पावर, इरिगेशन। नाउ क्वेश्चन इज, कॉलोनियल रूल चल रहा था, तो व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप क्यों किया उन्होंने? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाया? व्हाई? सर्व्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट नॉट इंडियन नीड्स, क्योंकि ये ब्रिटिश के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था, ना कि इंडियंस का नीड। ओके, सो ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल्स, पोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स यूज़ किया जाता था। उसके बाद एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन से फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता था इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, मेन डेवलपमेंट्स, पहला है रेलवेज। फर्स्ट रेलवेज कब बना था? 1853, बॉम्बे से थेन तक, जो कि था 34 किलोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट, कनेक्टेड रीजन्स एनकरेज्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसने क्या किया? कनेक्टेड रीजन्स को कनेक्ट किया और एनकरेज किया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बट बिल्ड फॉर कॉलोनियल ट्रेड, पर ये क्यों बिल्ड किया गया था? कॉलोनियल ट्रेड के लिए। ठीक है, नाउ नंबर 2 इज रोड्स। वेरी लिमिटेड एंड पुअर क्वालिटी, जो रोड्स बनाए गए थे वो बहुत लिमिटेड थे और पुअर क्वालिटी के थे। सो 1951 में टोटल कितना था? 4 लाख किलोमीटर्स। ओके, एंड नेशनल हाईवे कितना था? 22,000 किलोमीटर। स्टेट हाईवे 43,000 किलोमीटर्स, और अदर्स जो रोड्स थे उनका कितना था? 3,35,000 किलोमीटर, और ये सब मिला के टोटल था 4 लाख किलोमीटर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, पावर, टोटल जनरेशन। पावर का टोटल जनरेशन कितना था इन द ईयर 1950 to 51? 6.6 million kilowatt hours. Sources, coal 57.1%, oil and gas 37.1%, water 5.8%. ओके, इसके बाद नेक्स्ट इज इरिगेशन। नेट जोन एरिया कितना था इन द ईयर 1950 to 51? 291 million acres, पर इरिगेशन only 17.7%, सिर्फ 17.7%. Now next is health facilities, very inadequate था। इसके बाद only in big towns, कहाँ पे था? सिर्फ बड़े टाउन्स पे था। poor sanitation था, lack of hospital था। उसके बाद high death rate, infant mortality, frequent epidemics, limitations of infrastructure का limitation क्या था? build for colonial बेनिफिट। तो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन था वो था कि ये कॉलोनियल बेनिफिट के लिए बनाया गया था। उसके बाद नेग्लेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक एंड वेलफेयर, और इसने इंडिया का वेलफेयर और इकोनॉमी को नेग्लेक्ट किया। लास्ट इज अनइक्वल एक्सेस, फ्यू अर्बन सेक्शन, और इसका अनइक्वल एक्सेस था, सिर्फ फ्यू अर्बन सेक्शंस
एक्सेस कर सकते थे। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hello friends, welcome back to my channel. I am Zahina Tasneem, and today we are going to do the subtopic number 5, demographic structure at the time of independence of the topic number 3. So first of all, let's see what is the meaning of demographic structure. Characteristics of human population. So it means characteristics of human population. So जैसे कि हम इसमें देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे size, growth, literacy, health. Okay, so first of all, population growth. Year 1921, year of great divide. So that before 1921 slow growth हो रहा था. After 1921 population increased rapidly. Population जो था वो increase हो गया, rapidly increase हो गया. So population in 1951 कितना था 36.1 crore. Okay, so बर्थ एंड डेथ रेट, अभी हम देखते हैं बर्थ और डेथ रेट. ठीक है, हाई बर्थ रेट 48 पर 1000, हाई डेथ रेट 40 पर 1000. रिजल्ट लो पॉपुलेशन ग्रोथ टिल 1921, जिसके वजह से लो पॉपुलेशन था 1921 में. ठीक है, सो अदर इंडिकेटर्स. तो अभी हम अदर इंडिकेटर्स देखते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था 218 per 1000. ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 years, अभी कितना है नाउ 69 years. सो लिटरेसी ओवरऑल 16%. ठीक है, फीमेल लिटरेसी कितना था ओनली 7%. सो नाउ लेट्स सी पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ के बारे में देखते हैं. हाईली इनएडिक्वेट, पब्लिक हेल्थ हाईली इनएडिक्वेट था और फ्रिक्वेंटली एपिडेमिक्स थे. ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी पर कैपिटा इनकम ₹20 to 30 पर ईयर. पर कैपिटा इनकम कितना था ₹20 to 30 पर ईयर. पीपल स्पेंड 80 to 90% ऑन बेसिक नीड्स. तो जो लोग थे वो अपने 80 to 90% का जो इनकम है वो कहाँ खर्च करते थे, बेसिक नीड्स पे. ठीक है, सो नाउ वी विल सी द सब टॉपिक नंबर 6. इस वीडियो में हम 2 सब टॉपिक कर रहे हैं. एक वन इज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ओके, सो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग सेक्टर्स. सो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वर्कफोर्स का सेक्टर्स के अमंग. ठीक है, सेक्टरल शेयर इन 1951. सबसे पहले हम 1951 का सेक्टरल शेयर देखते हैं. एग्रीकल्चर 70 to 75%, इंडस्ट्री 10%, सर्विसेज 15 to 20%. शोज हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर एंड लो डिपेंडेंसी ऑन इंडस्ट्री. तो हम ये देख के हम क्या समझ सकते हैं कि हाई डिपेंडेंसी था एग्रीकल्चर पे और लो डेवलपमेंट था इंडस्ट्री का. ठीक है, उसके बाद लेट्स सी फीचर्स. रीजनल वेरिएशंस. रीजनल वेरिएशंस कैसे थे? साउथ एंड वेस्ट इंडिया लेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, जो साउथ और वेस्ट इंडिया था वो लेस डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पे. ठीक है, उड़ीसा और बिहार हाई, वेरी हाई डिपेंडेंस. ठीक है, नो स्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस 2 टॉपिक्स, और हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 4 करेंगे. एंड विद दैट वी विल कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और फाइनली हमारा ये जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था वो खत्म हो जाएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम ज़हीना तस्नीम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज some positive impacts of British rule. So हमने इतने सारे देखे हैं negative points about British rule. Now we will see some of the positive impacts. So let's start. Though mostly negative, few positive impacts exist. तो चाहे हज़ारों नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो, फिर भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है जो हम अभी देखेंगे. फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आया. फर्स्ट पॉइंट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड. तो कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर का. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर बिकेम अ प्रॉफिटेबल वेंचर, नॉट जस्ट सब्सिस्टेंस. तो एग्रीकल्चर क्या बन गया? प्रॉफिटेबल वेंचर बन गया, नॉट जस्ट
सबसिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज और रोड्स का डेवलपमेंट हुआ। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन हेल्प इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, और कम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ जिससे इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ हुआ, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट point, that is check on famines. Transport system reduced famines intensity by फूड सप्लाई टू अफेक्टेड एरियाज। तो फेमाइन को कैसे चेक ऑन किया? ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था उसने रिड्यूस किया फेमाइन के इंटेंसिटी को, कैसे? बाय फूड सप्लाइंग फूड टू अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्ट टू मॉनिटरी इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल प्रमोटेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी इंस्टेड ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ब्रिटिश रूल के समय क्या हुआ, उन्होंने प्रमोट किया एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी के लिए, ना इंस्टेड ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। पहले हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम चलता, उन्होंने उस सिस्टम को चेंज किया मॉनिटरी सिस्टम पे, ठीक है। सो लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, दैट इज नंबर 5th पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बाय ब्रिटिश हेल्प गवर्नेंस। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बाय ब्रिटिश जो था उसने हेल्प किया गवर्नेंस में। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस video, end of this talk, the end of this chapter. So if you have any suggestions and if I have done any mistakes, you are free to point them out. Next video में मिलते हैं. Till then, signing off. Thank you.